धर्मस्थला नरकंकाल कांड में अब वो मोड़ आ चुका है जहां शक हकीकत में बदलता दिखने लगा है। अब तक जो बातें सिर्फ एक मुखबिर के आरोपों पर टिकी थीं, वो अब खुदाई में मिले नरकंकालों और जगह जगह दबी हुई हड्डियों की शक्ल में सामने आने लगी हैं। एसआईटी की जांच 11वें संदिग्ध स्थान तक पहुंच चुकी है और इसी सोमवार को टीम को बंगल गुड्डे में एक पुराने पेड़ के नीचे फिर से मानव खोपड़ी, कुछ हड्डियां और एक गांठ लगी साड़ी का टुकड़ा मिला। यह स्थल 10वें स्थान से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है और सबसे अहम बात, यह वही जगह है जिसका खुलासा खुद मुखबिर ने किया था। यानी जो वो कह रहा है वो अब हर खुदाई के साथ सच साबित होता जा रहा है। अब तक 13 में से 11 जगहों की खुदाई की जा चुकी है और हर एक में कुछ न कुछ ऐसा मिला जो इस पूरे कांड को एक गहरे संगठित अपराध की ओर इशारा करता है। 31 जुलाई को भी नेत्रावती नदी के किनारे से खोपड़ी और हड्डियों के टुकड़े बरामद किए गए थे और इन सभी अवशेषों को अब फॉरेंसिक साइंस लैब भेजा गया ताकि उम्र, लिंग और मौत की वजह का पता लगाया जा सके। एसआईटी ने अब 1995 से 2014 तक की अप्राकृतिक मृत्यु रिपोर्ट्स भी खंगालनी शुरू कर दी है। लेकिन इस दौरान बेलथागंडी पुलिस रिकॉर्ड में कई दस्तावेज या तो गायब मिले या उनके साथ छेड़छाड़ की गई थी, जो इस पूरे मामले में प्रशासनिक मिलीभगत की तरफ भी इशारा करता है। जांच में सामने आया कि पहले दर्ज कई संदेहास्पद मौतों को प्राकृतिक बताकर बंद कर दिया गया। एक और नया मोड़ तब आया जब दक्षिण कन्नड़ के सामाजिक कार्यकर्ता Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जयंत टी ने एसआईटी को अलग से शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने साल 2002 में पुलिस को एक नाबालिग लड़की का शव जंगल में दफनाते देखा था, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के, बिना पोस्टमार्टम के। ये वही पैटर्न है जो मुखबिर की गवाही में सामने आया था। एसआईटी की टीम ने अब उन पुराने गवाहों से भी संपर्क करना शुरू कर दिया जिनका नाम जयंत ने अपनी शिकायत में दिया था। फोरेंसिक जांच में अब तक मिले अधिकतर कंकाल पुरुषों के बताए गए, लेकिन महिला या नाबालिगों की उपस्थिति से भी इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि कपड़ों और अन्य सबूतों से संकेत मिल रहे हैं। एसआईटी की रिपोर्ट बताती है कई अवशेष इतने पुराने हैं कि डीएनए निकालना तक मुश्किल हो सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए पहचान की कोशिश की जा रही है। इस बीच मुखबिर की सुरक्षा और गुप्त पहचान को लेकर भी अब ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक उसे धमकाने की कोशिशें भी हो चुकी हैं, जिस पर राज्य के उच्च अधिकारियों ने नोटिस लिया। एसआईटी प्रमुख प्रणब मोहंती के अनुसार जांच अब अंतिम चरण की ओर बढ़ने लगी, लेकिन हर नए साक्ष्य के साथ दायरा और गहराता जा रहा है। अब स्थानीय प्रशासन, मंदिर ट्रस्ट, पुराने पुलिस अधिकारियों और यहाँ तक कि कुछ प्रभावशाली स्थानीय चेहरों से भी पूछताछ हो रही है। बेलथांगडी पुलिस स्टेशन में स्थापित हेल्पलाइन पर अब तक 47 कॉल्स आ चुकी हैं, जिनमें से 12 को एसआईटी ने संभावित इनपुट के तौर पर दर्ज किया। कुल मिलाकर अब ये मामला सिर्फ एक धार्मिक स्थल के आसपास हुए अपराधों का नहीं रहा, बल्कि यह एक ऐसे नेटवर्क की परतें खोल रहा है जिसने सालों तक चुप्पी और आस्था की आड़ में नरसंहार जैसे अपराधों को अंजाम दिया। सवाल ये नहीं रह गया कि क्या यह सच है, अब सवाल यह है कितने लोग मारे गए, कितनों को न्याय मिलेगा और क्या कर्नाटक की यह पवित्र भूमि कभी अपने इस गहरे घाव से उबर पाएगी। और सवाल ये भी है कर्नाटक सरकार आखिर इस जांच में कितनी मदद करती है।